हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉकर के बारे में जाना था और जो हमारा ऑर्केस्ट्रेशन है कि कैसे हाईली अवेलेबल आपको डॉकर के कंटेनर्स मिले, उसके लिए हमने थोड़ा डॉकर स्वॉर्म के बारे में जाना था और कुबरनेटिस के बारे में जाना था। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस एक हाईली डिमांडेबल ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कुबरनेटिस के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं जो लास्ट हमने अपने वीडियो में जो देखा था कि हमने कुछ कंटेनर्स वगैरह बनाए थे और उस पर हमने कुछ काम करके देखा था। कुबरनेटिस के बारे में हम कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में और क्यों इतना हॉट टॉपिक आज के टाइम पे है और जितनी कंपनियों ने क्यों इसको अडाप्ट कर लिया है ये भी हम जानेंगे। मेरे पास एक ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन है कुबरनेटिस का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ मास्टर नोड कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 सर्वर्स होंगे आपके। ठीक है, ये मुझे 3 सर्वर्स नज़र आ रहे हैं कि ये एक सर्वर ये है, मान लो उबंटू का सर्वर है तो ये उबंटू का सर्वर होगा, ये 1 2 और ये 3। अब इसके अंदर क्या कुछ समझ आ रहा है कि ये क्यूब CTL है, ये CLI कुछ कमांड है कुबरनेटिस का, जिससे कि हम कमांड्स वगैरह चलाते होंगे। ठीक है, अगला जो होगा हमारे पास यहाँ पे शेड्यूलर है, ये कुछ शेड्यूल करने का कुछ काम करता होगा। कंट्रोलर मैनेजर है, शायद इनको कंट्रोल कुछ करने का काम करता होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का मतलब मुझे यहाँ पे यही समझ आता है कि ये कुछ चीज़ को, जैसे जो स्टोरेज होता है ना, वो जैसे जो शेयर्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, शायद वैसा कुछ होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट। तो यहाँ पे इंटरनेट कुछ बताया गया है, मतलब अच्छा, तो यहाँ पे जो यूज़र है हमारे, यहाँ पे जो यूज़र है हमारे, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट करते होंगे। यहाँ पे एप्लीकेशंस होंगे। प्रॉक्सी मतलब जो जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग के प्रॉक्सी होते हैं, जो इनग्रेस प्रॉक्सीज होते हैं ना, ये उसी की बात कर रहे होंगे ये। और क्यूबलेट है, यहाँ पे भी क्यूबलेट है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ सर्विस होगा जो शायद इनको मैनेज करते होंगे। और इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ ये आपके डॉकर है, तो डॉकर एक सर्वर पे, मतलब इस सर्वर पे आपके नोड पे डॉकर डला हुआ है। डॉकर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ पॉड्स है यहाँ पे ये, और सेम ऐसी आर्किटेक्चर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। पॉड पॉड के अंदर आपके कंटेनर्स हैं। अब ये 1 2 3 दिखा रहा था, मतलब 3 कंटेनर है एक पॉड के, ऐसा कुछ लग रहा है ये, या माइट भी मिक्स भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, देखते हैं इसको कैसे डिस्कवर कर पाते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर ये भी है। यहाँ पे मुझे कोई पॉड या कंटेनर वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो एक सिंपल सा ये जो एक आर्किटेक्चर है कुबरनेटिस का, ये ऐसा कुछ दिखा रहा है। कोशिश करेंगे इसको और हम अच्छे से जानने की कि इसका एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और कैसे ये काम करता है। जब हम देखो यहाँ पे हम जब एक ग्राफ में देख रहे हैं तो उतना अच्छे से समझ नहीं आता, बस ये समझ आता है कि एक सर्वर है, दूसरा सर्वर है, तीसरा सर्वर है, इसके अंदर कुछ सर्विसेज होंगे, ऐसा कुछ होगा, या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, है ना। तो अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा भी समझना मुश्किल है, बाकी कोशिश करेंगे इसको भी। एक और देखते हैं ग्राफ, ये देखिए। अच्छा, ये कुबरनेटिस मास्टर की बात हो रही जो यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड पे था वैसे ही। तो ये मास्टर के अंदर क्यूब API सर्वर नाम का कुछ सॉफ्टवेयर होगा। ये क्या करता है, एक्सपोजेस कुबरनेटिस API। अच्छा, तो ये जो मेरा कुबरनेटिस का जो सर्विसेज है वो API सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसीलिए होता है, और आजकल API प्रोग्रामिंग बहुत चल रहा है। या आपको मतलब थर्ड पार्टी किसी को एक्सेस दे देते हैं ना, तो वो आपके जो सिस्टम्स है उसमें कोई भी गेट करना है, पोस्ट करना है, वैसे वो चीज़ें रिमोटली एग्जीक्यूट कर पाता है। एक ETCD है, तो ETCD तो मुझे पता है कि ETCD जो है एक कोई स्टोरेज टाइप का होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू, जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी होता है ना, वैसे कुछ है ये। ठीक है, तो ये हम जो पीछे के जितने क्लासेस में पढ़े हैं ना, ये उससे कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है, मतलब ये ETCD है, ये समझ आ गया, API सर्वर ये समझ आ गया।
कंट्रोलर मैनेजर तो नाम से लग रहा है कि कोई कंट्रोल करने का सिस्टम होगा। ये बोल रहा है कि मल्टीपल काइंड ऑफ कंट्रोलर्स टू हैंडल नोड्स। अच्छा, तो जो नोड्स होते हैं ना हमारे, इनको हैंडल करने का काम कौन करता है? ये कंट्रोलर मैनेजर, ऐसा कुछ बता रहा है। स्केड्यूलर क्या करता है? वर्कलोड यूटिलाइजेशन एंड पॉड एलोकेशन टू द नोड। मतलब पॉड मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंटेनर जो होते हैं ना, कंटेनर टाइप के कुछ होते होंगे, तो अभी सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं हम लोग। तो इसका शेड्यूलर क्या करता है, बोल रहा है कि जो वर्कलोड है, मतलब जो भार है, वर्कलोड को हम काम का भार बोल लो, ऐसा कुछ अब समझ लो हिंदी में। तो जो वर्कलोड है हमारा, या जो डिप्लॉयमेंट्स हम चलाते हैं, या जैसे डॉकर में कंटेनर बनाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन को ये वर्कलोड बोल रहा होगा, तो उसको यूटिलाइजेशन एंड पॉड एलोकेशन। मतलब पॉड को अगर मैं कंटेनर टाइप का ही मान के चलूँ, तो वो अलग अलग इसके नोड्स होंगे, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज वगैरह करने के या एलोकेट करने के कि किस में डालना है। अगर किसी में ज़्यादा लोड है तो उसमें ना डालें, किसी में कम है तो उसमें डाल दें, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुबरनेटिस नोड। तो ये मास्टर सर्वर लग रहा है। ये नोड का बारे में बता रहा है। नोड पे क्या होता है? नोड पे जो होता है कुबरनेटिस का, क्यूबलेट नाम का कोई सर्विस चलता है। ये क्या करता है? ये पॉड को मैनेज करता है नोड के ऊपर, वॉल्यूम्स को देखता है, सीक्रेट्स मतलब पासवर्ड वगैरह होगा इन्वायरमेंट में, जैसे हम डालते हैं ना पासवर्ड, जैसे हमने वो लास्ट टाइम डाला था माई का डीबी पासवर्ड, वैसा कुछ। क्रिएटिंग न्यू कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर नया बनाने का भी काम करता है ये, ठीक है। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है? मैनेजेस नेटवर्किंग पार्ट फॉर नोड्स। अच्छा, तो ये करता होगा कि जो बाहर से जो इंटरनेट का जो भी अगर यूज़र है, उसकी नेटवर्किंग वगैरह ये देखता होगा, ठीक है। तो ऐसा कि हम सिंपल सा इसको लेके चलते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, एक बार समझते हैं क्या चीज़ है, उसके बाद ना और थोड़ा डीप में जैसा समझ आते जाएगा, वैसे वैसे इसको और गहराई में पढ़ते जाएंगे। एक और ग्राफ है कुबरनेटिस मास्टर का, तो ETCD, API सर्वर, स्केड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, ये एक हो गया, ठीक है। कुबरनेटिस के नोड में डॉकर, मतलब अच्छा, तो हर नोड पे आपको डॉकर चाहिए होगा, क्योंकि डॉकर ही तो आपको कंटेनर बनाएगा ना। तो कुबरनेटिस आखिर करता क्या है जब वो बनाता नहीं है? तो ये समझना है। ये लाइनक्स की मशीन है, ये भी लाइनक्स की मशीन है, ये भी लाइनक्स की मशीन है, ऐसा कुछ बता रहा है यहाँ पे। और जितने भी आपके नोट्स होते हैं उसमें सेम तरह के आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं। जैसे यहाँ पे डॉकर दिख रहा है, तो डॉकर तो मैंडेटरी बता रहा है। क्यूबलेट बता रहा है यहाँ पे। क्यूबलेट क्या करता है? वो यूटिलाइजेशन और स्केड्यूलिंग, ऐसा कुछ था ना, कुछ नोड वगैरह, नए पॉड को शेड्यूल करने का, ऐसा कुछ था। कुबरनेटिस प्रॉक्सी, मुझे यही समझ आ रहा है कि जो बाहर का जो ट्रैफिक है, जो नेटवर्किंग है, शायद उसको देखता होगा, प्रॉक्सी का काम करता होगा, जैसे हमारा एनजिनिक्स का जो करता है ना, या HA प्रॉक्सी करता है, वैसे कुछ काम करता होगा। तो अभी हम ऐसे हल्के से लेके चलते हैं। अगर हमें पीछे का ये सब चीज़ का नॉलेज है, प्रॉक्सी का, डॉकर का, तो ये आगे यहाँ पे काम जरूर आएगा, ठीक है। अगला एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या चीज़ है, थोड़ा सा और अच्छे से बताया इसमें। कुबरनेटिस मास्टर, कुबरनेटिस नोड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है मुझे, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, API सर्वर, ये। और इसकी तरफ तीर का निशान है, यहाँ पे डेवऑप्स लिखा है, और यहाँ पे यूज़र्स लिखा है। तो ये थोड़ा यूज़र्स के हिसाब से बताया गया है। तो कहने का मतलब मुझे यही लग रहा है कि इस साइड में जो मास्टर है, मास्टर को कौन मैनेज करता होगा? भाई डेवऑप्स वाले बंदे मैनेज करते होंगे ना। मतलब जो सिस्टम एडमिन होते हैं, जिनको डेवलपमेंट का काम भी आता है, जो डेवऑप्स है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस को हम डेवऑप्स कहते हैं। ये आजकल का बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है ये हमारे पास। और जो आजकल जो डेवऑप्स के बंदे आते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे काम करते हैं वो, डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लस ऑपरेशन से भी रिलेटेड, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपमेंट दोनों को मिला के बनता है। तो डेवऑप्स बहुत एक अच्छा प्रोफाइल है IT इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि जो कुबरनेटिस का जो मास्टर है, इसको मैनेज करने का काम डेवऑप्स करता होगा। और यहाँ पे जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह जो भी होंगे, वेब सर्वर, वेबसाइट, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, और भी जितने भी चीज़ हैं, वो यूज़र थ्रू क्यूब प्रॉक्सी इन लोग एक्सेस करते होंगे। अब यहाँ पे मुझे 2 नोड नज़र आ रहा है, तो ये आई थिंक कि ये दोनों एज अ क्लस्टरिंग टाइप का कुछ सिस्टम होगा, जिसमें अगर एक कंटेनर या एक आपका जो भी एप्लीकेशन ख़राब हो जाता है, दूसरे से चला दे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं कुबरनेटिस के बारे में, कि कुबरनेटिस है क्या चीज़। ये तो समझ आता है कि डॉकर स्वार्म जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, या आप कह लो कि जैसे क्लस्टरिंग का होता है ना, क्लस्टरिंग के टूल्स वगैरह होते हैं, जो आपके जो भी वर्चुअल मशीन्स वगैरह होते हैं उसको हाईली अवेलेबल रखते हैं। जैसे एक्सचेंज के आपके सर्वर्स को हाईली अवेलेबल रखना है, डेटाबेस को हाईली अवेलेबल रखना है। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, लेकिन वैसे ही कुछ काम करता होगा, आप ये मान के चलें,
ठीक है। तो कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो ऑर्केस्ट्रेशन में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब बस यही है कि आप क्लस्टरिंग से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस भाई आया कहाँ से? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा AWS है वो सबसे पहले उसने ही क्लाउड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और काफ़ी अच्छा चला, जिसके बाद बहुत सारे और क्लाउड के अलग अलग वेंडर्स आ गए, ठीक है। गूगल के पास भी ऐसा कई सारे चीज़ थे जो हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल का जीमेल है, ठीक है, गूगल का ड्राइव है, और भी बहुत सारे सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा एक प्रोफाइल होता है गूगल मेल के अंदर, हमारे पूरे मेल्स वगैरह सब चलते हैं। तो ये चलता कहाँ पे? गूगल के सर्वर्स पे चलता है ना। लेकिन कैसे वो अलग अलग हर प्रोफाइल को अलग अलग कर लेते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो गूगल ड्राइव में हमारे फाइल दिखते हैं, प्लस मेल भी हमारे दिख जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो चलते हैं। तो उन लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ ऐसा ही कंटेनर टाइप का कुछ एप्लीकेशन था, जो हमारे जितने भी डेटा होते थे ना वो सबको कंटेनर में रखते थे। वो एक यूज़र का एक कंटेनर ऐसा कुछ होगा, और वो जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज़ करते थे उनका खुद का कुछ सॉफ्टवेयर था, प्राइवेट सॉफ्टवेयर, शायद उसको बॉर्ग और ओमेगा कहते थे वो। बाद में गूगल ने क्या किया ना, जो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है, CNCF, जब वो बना, आई थिंक ये 2014 में बना था, ठीक है, मतलब इंटरनेट पे रिवॉल्यूशन लाने के लिए ना उन्होंने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इनको उन्होंने क्या किया, जो गूगल वाले थे उनका जो इन हाउस प्रोडक्ट था जिसको वो बोलते थे बॉर्ग और ओमेगा, उसी से उन लोगों ने मतलब इंस्पायर होकर शायद उन्होंने कुछ बनाया होगा, उसको उन्होंने कुबरनेटिस बोला और उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब डोनेट कर दिया, उसको कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। कम्युनिटी कौन? CNCF, वो क्या है, ब्लिक जो इंटरनेट का वेलफेयर का काम करती थी। तो ये यहाँ से हमारा कुबरनेटिस आया। कुबरनेटिस का मतलब ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे चल गया ये? जैसे कि अगर मैं एक AWS का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो वो क्या करता है, पहले टाइम में AWS था नहीं। हम पहले अगर होस्टिंग भी खरीदना होता था तो 4,000 5,000 में या 10,000 या 12,000 हज़ार में भी एक साल का हम होस्टिंग खरीदते थे। उस पर क्या मिलता था, हमें पूरा का पूरा सर्वर नहीं मिलता था ना। अगर हम सर्वर भी लेने जाते थे या सर्वर जब खरीदते थे तो उसको 40,000 50,000 होता था ना पहले, और उसको हम यूज़ करते थे, ठीक है। वहाँ पे अपने हिसाब से कभी भी वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमने कुछ कर दिया या हमारे से कुछ गलती हो गई, वायरस घुस गया या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, तो वो उसके जिम्मेदार हम ही होते थे। AWS ने क्या किया, उसको AWS ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। कहने का मतलब है डेटा सेंटर बना दिया अलग अलग जगह पे। पहले US से स्टार्ट हुआ था, US में ही बनाया था पहले, और उन लोगों ने कुछ ग्राफिकल, जैसे हमारा वेबसाइट चलता है ना वैसे वेब के थ्रू एक इंटरफेस बना दिया। अब वहीं से वो क्या करने लग गए, मैनेज करने लग गए, ठीक है। तो वो पब्लिक क्लाउड बना दिया, तो काफ़ी चला वो। उससे क्या हो जाता था, आराम से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह है आराम से अपना उसके अंदर ले जाओ, चला लो, कुछ भी कर लो, कॉस्ट का खर्चा नहीं है। पहले टाइम पे क्या होता था, कॉस्ट के बहुत खर्चा लगता था। अगर आपने कभी भी अगर आपको सर्वर बनाना है तो पहले सर्वर खुद खरीदना पड़ता था, डेटा सेंटर में जाके उसको लगवाना पड़ता था, उसके बाद कनेक्शन वगैरह के, फिर उसके महीने के या जो साल के जो पैसे हैं वो आपको देने पड़ते थे। तो उस चीज़ का जो ओवरहेड था ना उसको AWS ने हटा दिया। उसने कहा कि भाई हार्डवेयर हमारे पास है, आप जितना यूज़ करते हो ना उतना पैसा दो। मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेज करने के लिए भाई ये पोर्टल है, आप यहाँ से मैनेज करो, तो वो हो गया AWS क्लाउड। तो ये सब चीज़ जब पॉपुलर हो गया तो यही सब चीज़ सीख के ना गूगल ने ओपन सोर्स कर दिया कुबरनेटिस को, और वहाँ से कुबरनेटिस को यूटिलाइज करके और अच्छे तरीके से कैसे कंटेनर्स में एप्लीकेशन को पैक करके उसको यूज़ किया जाए और वो कभी ख़राब ना हो, कभी बंद ना हो, ऐसा आर्किटेक्चर दिया जाए, तभी गूगल के सर्विस जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है। अब मेरा जो खुद का मेल है ऑलमोस्ट अब काफ़ी 15-20 साल से चल रहा है, ठीक है, और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सब चीज़ उसी की वजह से। अब डॉकर और कुबरनेटिस देख लेते हैं। तो डॉकर और कुबरनेटिस में काफ़ी पास का संबंध आप कह सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ डॉकर क्या करता है, वो हमारा जो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल को शेयर करता है, उस पर कंटेनर्स बनाता है। कुबरनेटिस क्या करता है, कुबरनेटिस वो जो कंटेनर्स होते हैं ना उसको एब्स्ट्रैक्शन का एक लेयर देता है, ठीक है, और वो मेक श्योर करता है कि आपके कंटेनर हमेशा चले। आपके कंटेनर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कंटेनर को फिर से चला दे,
ऐसा कुछ उसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जब इंस्टॉल करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। ये एक एक जो ETCD है, API सर्वर है, ये सबको और अच्छे से समझेंगे, ये सब चीज़ें क्या है कैसा है, ठीक है। तो एक बढ़िया स्टार्टअप के लिए, मतलब जो हम अभी इसको जो स्टार्ट करने वाले हैं कुबरनेटिस, उसके लिए बढ़िया लेसन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए थोड़ा डॉकर के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं, इससे हमें कुबरनेटिस को समझने में थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब जैसे हमारा ये डॉकर का, हमें सिर्फ ये पता है कि डॉकर जो है वो कर्नल को शेयर करता है, ठीक है। अब जो डॉकर जैसे हमने डाला तो हमारे जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उबंटू में भी हो सकते हैं, फेडोरा में भी हो सकते हैं, और जो कई सारे हमारे जैसे सूजे बता रहे हैं यहाँ पे, सेंटोस बता रहे हैं, और जो भी कुछ है वो सब कंटेनर में, अगर आपको कोई एप्लीकेशन है, आपका वेब सर्वर है, उसके अंदर एप्लीकेशन डला हुआ है या वर्डप्रेस है, तो उसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसके अंदर हम उसको चला देते हैं इमेज को, ठीक है, तो ये चल जाता है। तो ये होता है कर्नल को शेयर करना, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कर्नल शेयर करता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब वही एग्जैक्टली वही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर यहाँ पे अगर लाइनक्स है, उबंटू है, तो वो सब चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, लाइनक्स बेस्ड हर चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन विंडोज़ बेस्ड को सपोर्ट करेगा तो आई थिंक नहीं करेगा। सेम इसी तरह जो हमारा विंडोज़ का अगर हमारे पास है, क्योंकि विंडोज़ के लिए नेटिव नहीं है ये, एक्चुअल में जो बना था ना ये लाइनक्स के लिए बना था, और लाइनक्स ही ये सब इवोल्यूशन लेके आया है। अगर लाइनक्स की बात करें तो वही प्लेटफॉर्म एक ऐसा था जिसने काफ़ी कुछ नया चीज़, मतलब आज के टाइम में आईटी को दिया है। तो यहाँ पे क्या, अगर आपका विंडोज़ का अगर आपका है ना, तो विंडोज़ में जैसे डलता है ना, अगर हम कहें कि हम विंडोज़ के अंदर डालें डॉकर को, तो वैसा नहीं चलेगा। वो एक्चुअली में ना या तो WSL लाइनक्स यूज़ करेगा या कुछ और यूज़ करेगा। हाँ आजकल शायद बना दिया होगा, उन लोगों ने उसको बना दिया होगा, लेकिन वो है ना कि अगर आप विंडोज़ बेस्ड अगर आप कंटेनर यूज़ करते हो तो आपके लाइनक्स को सपोर्ट नहीं करेगा, एक ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लाइनक्स सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन होता क्या चीज़ है। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ, अगर AWS की बात करूँ कि AWS क्यों इतना पॉपुलर हुआ, तो जैसे हमारे AWS में एक ऑटो स्केलिंग नाम का फीचर होता है, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करते हो ना, तो आपको जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल हाईली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब हाईली अवेलेबल मतलब क्लस्टरिंग वगैरह कुछ होगा ऐसा, आप मान के चलो, एक अगर बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तभी से आपका एप्लीकेशन चलते रहेगा, तो वो हो गया आपका हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन। बट उसके लिए कब कितने सर्वर्स चाहिए होंगे आपको, मान के चलो 3 तो सर्वर चाहिए होंगे अगर आपका छोटा सा एप्लीकेशन, तो अगर बड़ा एप्लीकेशन तो 8 10 15 सर्वर भी चाहिए होगा, वो ज़्यादा कॉस्ट लेगा। लेकिन ऑटो स्केलिंग का एक फीचर है, ऑटो स्केलिंग नाम से पता चलता है, वो क्या क्या करता है, अगर लोड हुआ तो वो नया सर्वर बनाएगा और उस पर लोड आ जाएगा, मतलब बराबर बांटेगा। लोड कम हुआ तो सर्वर को अपने आप कम कर देगा। तो ये थोड़ा जादू वाली बात हो गई ना, कि अपने आप आपके सर्वर बढ़ भी रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपको पैसे किसके देने हैं, जितने सर्वर आपके यूज़ में है, ये जो AWS कहता है ना। तो फ़ायदा किसको हो गया, कस्टमर को हो गया, कि अपने आप जब भाई लोड बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, मान के चलो एक बार में 1 लाख लोगों ने आपके वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे हिट कर दिया, तो लोड बढ़ गया, तो 1 लाख लोगों के लिए मान के चलो 10 सर्वर बढ़ गए। आपके पास 3 सर्वर थे, वो 3 से 10 और बढ़ गए, तो टोटल हो गया 13 या 14 हो गया मान के चलो। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम में, जैसे होता है ना कि जैसे ऑफ आवर्स होते हैं, आप कह लो कि टाइम जब बिल्कुल लेस ट्रैफिक जब आता है, तो अपने आप वो सर्वर को कम भी तो करना है। अब जो 13 या 14 सर्वर को कम कैसे होगा, तो अपने आप वो कम भी हो जा रहा है, अपने आप वो 2 या 3 पे फिर तो वापस आ जा रहा है। तो आपको जो फिर 10 जो सर्वर आपने बढ़ाए थे उसके पैसे आपके बच गए ना। तो इसी को हम ऑटो स्केलिंग कहते हैं। तो इसी चीज़ से ना, जो कुबरनेटिस को अगर मैं करूँ, उसको कंपेयर करूँ, तो कुबरनेटिस में भी यही चीज़ होता है, इसलिए इसको ऑर्केस्ट्रेशन टूल कहते हैं। ये करता है, अगर आपका लोड बढ़ गया तो स्केल अप कर देगा, मतलब आपके जो रिसोर्सेज है या कंटेनर्स को बढ़ा देगा, और अगर वो लोड कम हो गया तो कंटेनर को फिर कम कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल है ऑर्केस्ट्रेशन का। अगला देखते हैं हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि डॉकर, स्वॉर्म,
टेक्नोलॉजी है, कुबरनेटिस है, मेसोस है, तो ये सब इन चीज़ों में चलता है। कुबरनेटिस के कई सारे एडवांटेजेस हैं। कुबरनेटिस क्या करता है, जैसे अभी हम डॉकर कंपोज की बात कर रहे थे वहाँ पे लास्ट वीडियोस में, तो उसमें क्या करना होता था, जैसे मान के चलो ये आपका एक सर्वर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक सर्वर है, ये मान के चलो कि मेरा डीबी सर्वर है, ये मेरा मान के चलो कि ये जो है मेरा ये क्या है, ये मेरा डीबी सर्वर है। तो अब बात करते हैं, ये जो है मेरा ये वाला, ये क्या है मेरा, ये क्या है, डीबी। ये मेरा डीबी सर्वर है। ये क्या है मेरा, मान के चलो रेडिस का सर्वर है, ये REDIS रेडिस का सर्वर है। ऐसे कुछ और सर्वर्स हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। मान के चलो मेरा ये एनसाइबल है, एनसाइबल, ठीक है। ऐसे ये किसी और चीज़ के लिए होगा, वैसे और ये कुछ और चीज़ के लिए होगा, ठीक है। अब ये सब मिला के क्या करते हैं, ये सब जो है ये मिला के क्या करते हैं, ये मिला के जैसे मान के चलो मैंने आपको बताया भी था माइक्रो सर्विसेज के बारे में, तो ये सब मिला के आपका एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से चलाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो जो ऑर्केस्ट्रेशन के जो हम या कुबरनेटिस के जो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। अब हमें डॉकर में हमें क्या करना पड़ता था, वहाँ पे हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह देना पड़ता था। मान के चलो इसको अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्ट कराना है तो कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल दोगे, ENV ऐसा कुछ दोगे, है ना। और कुबरनेटिस क्या करता है, अब कुबरनेटिस ये नहीं है कि कुबरनेटिस ने आपको बोल दिया कि मैं ये सब चीज़ तो मैं नहीं करूँगा भाई, वो तो डॉकर का काम है, अब डॉकर को ही करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये डॉकर का काम है, मतलब कुबरनेटिस ना डॉकर के ऊपर नहीं छोड़ता, ये डॉकर को वो सिर्फ यूज़ करता है, बाकी पूरा काम कौन करता है, कुबरनेटिस, ठीक है। ये कुबरनेटिस पूरा करता है आपका काम। अब जैसे मुझे इसको इससे कनेक्ट कराना है, या इसको इससे कनेक्ट कराना है, इसको इससे कनेक्ट कराना है, जो भी हो, जिस पोर्ट पे कनेक्ट कराना है एक दूसरे को, ये कैसे काम करेगा, आप ये समझे। जो कुबरनेटिस है हमारा, उसके अंदर इंटरनल खुद के उसके DNS होते हैं, ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा है वो सर्विस बेस्ड भी करता है, जैसे हमारा मान के चलो जो हेडर बेस्ड होता है ना, रिडायरेक्शन हमारा, अगर आप वेब सर्वर में आप पढ़े भी होंगे कि आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, जो मेरा वेबसाइट है वो कैसा है, जो मेरा वेबसाइट है उसके अंदर मतलब जैसे हम स्लैश के आगे लिख देते हैं ना, स्लैश के आगे हम कुछ लिख देते हैं कि ये जो है मेरा सेल, अगर स्लैश के आगे फिर लिख दूँ, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लिख दूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसी स्लैश के आगे कुछ, तो जैसे हम कहने का मतलब है आपका जो डोमेन नेम है, अगर सेल लिख दो तो इस सर्वर के पास जाए, प्रोडक्ट लिख दो तो इस सर्वर के पास जाए, ऐसा हमने कुछ किया था ना, तो ऐसे ही है, ये सर्विस बनाता है। कुबरनेटिस में ऐसे सर्विस बनते हैं, और वो सर्विस क्या करता है, उस सर्विस के नाम के हिसाब से DNS रिजॉल्व करके वो अलग अलग सर्वर्स पे जाता है। तो डॉकर का काम यहाँ पे सिर्फ कंटेनर देने का है, बाकी काम कुबरनेटिस करता है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ हैं कुबरनेटिस के अंदर, हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर और काफ़ी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम एक थ्योरी की बात करें तो थ्योरी बहुत है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसको समझने में मतलब 4-5 क्लासेस तो थ्योरी समझने में ही लग जाता है। बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना कुबरनेटिस को, तो मुझे समझ आया कि थ्योरी से कुछ समझ नहीं आता, बिना आप करें ना कुछ समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये भी है, जो ये हमारा इसका क्या कहते हैं उसको, जो इंटरफेस है, इंटरफेस कहने का मतलब, अब जैसे विंडोज़ है हमारा, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ क्यों पॉपुलर है इतना, भाई विंडोज़ के पास क्या है, विंडोज़ के पास ऐसा कुछ विंडो होता है, तभी तो विंडोज़ कहलाता है, नहीं ऐसा कुछ विंडो है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि विंडोज़ के अंदर आप कुछ भी काम करते हो ना, उसका ग्राफिकल वे होता है, GUI। कुबरनेटिस का GUI है तो सही, लेकिन उतना कारगर नहीं है, उस पर आप
पूरा का पूरा काम नहीं कर सकते। बाकी जीयूआई को भी देखेंगे। मोस्टली जो भी अगर आपको बहुत अच्छे से कुबरनेटिस आता है तो आप क्या करोगे, CLI से काम करोगे, जिसको हम कहते हैं क्यूब CTL। तो क्यूब CTL से आप काम करोगे, ठीक है। बाकी जो भी है CLI से काम करते हैं लोग, तो कई बार ऐसे होता है कि जो CLI से स्टार्ट करते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले, अगर आप जब भी आप कुबरनेटिस जब सीखना चाहते हो तो पहले आप थोड़ा सा CLI के थोड़े से कमांड, जो क्यूब CTL के कमांड्स होते हैं ना हमारे, क्यूब CTL, इसके जो कमांड्स होते हैं इसको आप थोड़ा सा सीख लो। मतलब थोड़ा सा जो मैनेज करना है उसको सीख लो। बाकी ग्राफिकल में आज आप जब जाओगे ना, GUI में जाओगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ दिखता है ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। आप सिर्फ कमांड में CLI में करते रहोगे, जैसे कि हमारा लाइनेक्स है, कितना मतलब अगर एक नॉर्मल यूज़र को भी देना तो लाइनेक्स समझ नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ कमांड से करना है। तो कुबरनेटिस सीखना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CLI के कुछ कमांड और बाकी सब GUI से। तो हम एक ऐसा टूल के बारे में बात करेंगे जो आपको ऐसा मतलब इतना अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस दे देगा। जो नॉर्मल जो इसके भी आते हैं GUI हमारे कुबरनेटिस के, बट उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ऐसा एक टूल है मेरे पास, मुझसे बात करेंगे, वो काफ़ी अच्छा है और उस पर हम इसको करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आर्किटेक्चर की तरफ। हम क्या करेंगे, 3 सर्वर्स बनाएंगे और उस पर कुबरनेटिस डालेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि एज अ क्लस्टरिंग चले। हम पूरा टेस्ट करके देखेंगे कि एक एप्लीकेशन चल रहा है तो वो बंद हो रहा है कि चालू हो रहा है, मतलब ख़राब हो गया तो क्या, मतलब कितना उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब हम टेस्ट करेंगे। मतलब पूरा क्लस्टरिंग टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कुबरनेटिस कितना इफेक्टिव है और इस पर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आइए हम आ गए हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। मैंने यहाँ पे 3 सर्वर्स बनाए हैं। तीनों मेरे उबंटू के सर्वर्स हैं। होस्ट नेम इनका आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होस्ट नेम नज़र आ जाएगा। ये आपके होस्ट नेम है, KBNT सर्वर SRV01, SRV02 और SRV03, ठीक है। इनके जो IP हैं एक बार वो देख लेते हैं। ये जो है 192.168.1.30 और मेरा जो सेकंड नंबर का सर्वर है वो है 192.168.1.35। तो ये हमारा नोड होने वाला है, ये हमें मास्टर बनाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लेन वगैरह जो भी है। मास्टर इसको रखेंगे मैनेजर और ये हमारे नोड्स रहेंगे। जो थर्ड है मेरा उसका IP है ये 192.168.1.36। तो 35 और 36 नोड होंगे और जो 30 है वो मैनेजर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर काम करने वाले हैं। अगला हम देख लेते हैं, जैसा कि जो तरीका है इसका इंस्टॉल करने का। अगर आप इंडिविजुअली इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, आज कुबरनेटिस अगर मैनुअली आप इंस्टॉल कर रहे हो तो मतलब एरर फ्री ना हो ये मुश्किल है। मतलब एरर होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। आप कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने में बहुत टाइम ख़राब कर दोगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करें कि बहुत सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो जाए और हम उस पर काम कर पाएँ, ठीक है। और ये जो मेरा प्रिपरेशन है जो हम कर रहे हैं ये प्रोडक्शन रेडी है। कहने का मतलब है इसको आप प्रोडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे और उसको आपको अगर प्रोडक्शन पे भी करना है तो आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले जो हमें कुबरनेटिस के लिए चाहिए होता है, जैसे हमें पता है कि कुबरनेटिस डॉकर पे ही चलता है, तो सबसे पहले हमें डॉकर को इंस्टॉल करना है। मैं क्या करूँगा, ऐप्ट अपडेट एक बार चला लेता हूँ मैं तीनों सर्वर्स में और एक साथ ही करेंगे, इसलिए मैंने एक साथ खोल रखा है इसको, तो जल्दी काम होगा हमारा। ये रहा, तो ये मेरा अपडेट हो गया कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है इस पर, एक्चुअली में ये अभी रूट से चल रहा है, मैं इसको ना एग्ज़िट कर लेता हूँ। मैं अपने स्टैंडर्ड यूज़र से ही इसको लॉगिन करूँगा, सूडो से मैं चलाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। अब हमें इसके अंदर कुछ, जैसे हमें पता है कि कुछ हमें सॉफ्टवेयर चला मतलब डालना पड़ता है CA सर्टिफिकेट्स और कर्ल वगैरह कमांड के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार सूडो डालना पड़ेगा इसके अंदर, सूडो और ये फिर पासवर्ड। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये ना इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सर्वर पे देखते हैं, यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी। तो पुट्टी से काम करने का यही फ़ायदा है कि आप जल्दी कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हो इस पर, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो कीरिंग वगैरह भी होते हैं इसके, वो भी हम देख लेते हैं। ये कीरिंग, ये कीरिंग भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। जो कि जो डॉकर का जो साइट है वहाँ से, क्योंकि हमें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन हम ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट वर्जन ही हम यहाँ पे डाउनलोड कर पाएँ। अगला जो है डॉकर का एक ASC फाइल आता है, हम वो भी कर लेंगे। ये कर्ल कर रहा है, यहाँ पे भी कर्ल करना है, यहाँ पे भी कर्ल करना है, तो ये भी एक आराम से ये हमारा काम हो गया है। अगला जो है, हम क्या करेंगे, जो कीरिंग है ना उसको भी एक बार, उसका जो परमिशन है उसको भी सेट कर देंगे। ये सब करना जरूरी है, ठीक है। आप चाहो तो एक कमांड से भी कर सकते हैं, इसके स्क्रिप्ट भी आते हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसके बाद हमारा जो इसे अगर आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस पर हमने जो सोर्सेस जो है इसका रिपोजिटरी का है, उसमें हमने एक ना ऐड किया था हमारा जो डॉकर का जो रिपोजिटरी है उसके URL वगैरह ऐड किए थे फाइल्स में। तो ये वो कमांड है, देखिए ये कमांड है यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। तो ये क्या कमांड कर रहा है ना, ये जो है बोल रहा है कि जो जैसे डेब लिखेगा, डेब के आगे ना ये देखिए ये कीरिंग है, और ये यहाँ से download.docker.com Linux Ubuntu, ये रिपोजिटरी हमने डाल दिया, और यहाँ से अपने आप इसको इंस्टॉल करेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, sudo apt update, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए डॉकर मेरा अब आ गया है। डॉकर के पैकेजेस में आराम से यहाँ पे देख पाऊँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ ये। तो अब डॉकर मेरा बिल्कुल रेडी है, तैयार, मतलब इंस्टॉल करने के लिए। जो लेटेस्ट है, अगर मैं बात कहूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए, तो उसका भी कमांड है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, पेस्ट किया sudo apt get install docker ce cli containerd io और डॉकर बिल्ड एक्स प्लगइन और डॉकर कंपोज। तो ये सब चीज़ें जो है मैं ये इंस्टॉल करूँगा। 442 MB का है, मैं इसको यस कर दूँगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये एक साथ ही तीनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डॉकर का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम आगे जो कुबरनेटिस का जो इंस्टॉलेशन है वो हम कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे आपको कुबरनेटिस के कई सारे जो अलग अलग जो उसके सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो सर्विसेज वगैरह हैं वो आपको अलग अलग सर्वर्स में डालने होंगे। यहाँ पे जैसे आपका मास्टर सर्वर है, ये आपका मास्टर है ना, ये वाला आपका मास्टर है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लेन और कई सारी जो चीज़ है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा इंडिविजुअल, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा अलग अलग। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो हम कुछ शॉर्टकट तरीका देखते हैं जो कि प्रोडक्शन रेडी हो, और जिसको हम कभी भी अपने प्रोडक्शन सर्वर्स पे एक ही प्रोसेस से कर सकें, और ज़्यादा सिंपल हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करते हैं ऐसा अगर हम कर पाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है कि कैसे इसमें क्विकली हम इंस्टॉल कर पाएँ बिना ज़्यादा मेहनत के, तो वो हम देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम रैंचर की। ये जो टूल है ये हम यूज़ करने वाले हैं हमारे कुबरनेटिस के सेटअप में। अब इसमें क्या अलग है ये हम समझ लेते हैं। तो रैंचर जो है ना, ये पहले तो रैंचर ही, जो कुछ लोगों ने रैंचर नाम से इसको बनाया था, फिर बाद में सूजे ने, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटरप्राइज ग्रेड के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया, और अब मतलब अभी तक से वही मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के उनको समझ आया था कि ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। तो रैंचर वो टूल है, ये ओपन सोर्स है, पहले भी ओपन सोर्स था और अभी तक से ओपन सोर्स ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करता है ना, ये एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आप ऐसा कह लो, जो मैनेज करता है प्लस ऑर्केस्ट्रेट करता है कुबरनेटिस के क्लस्टर को, ठीक है। और ये जो मेंटेन करता है वो किसी एक क्लस्टर को नहीं मेंटेन करता, मल्टी क्लस्टर को करता है, ठीक है। साथ में हाइब्रिड भी है। अब हाइब्रिड का मतलब
मान के चलें कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस आपका कोई कुबरनेटिस का क्लस्टर बना है VMware पे, तो वो उसको भी एक जगह पे उसको मैनेज करेगा, मतलब एक ही स्क्रीन पे वो नज़र आएगा वो भी। आप अगर आप उसको माइग्रेट कर रहे हो धीरे धीरे अगर AWS पे, तो AWS का जो अगर EKS का क्लस्टर है तो वो भी उसी स्क्रीन पे दिखाई देगा। एज्योर पे है तो भी दिखाई देगा। अगर और भी कई सारे क्लस्टर आपके ऑन प्रेमिसेस हैं या क्लाउड पे है तो मल्टी वो जो आपके क्लस्टर्स हैं वो उसी विंडो पे दिखाई देगा। तो ये इसकी सबसे खास बात है, पोटेंशियल है, ठीक है। ये करता है, नहीं सिंप्लीफाई करता है जो डिप्लॉयमेंट है। जैसे अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन मोस्टली जो डैशबोर्ड होते हैं ना वो सिंगल क्लस्टर को ही मोस्टली वो मैनेज कर पाते हैं। डिप्लॉयमेंट और मैनेज करना, स्केलिंग वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल है उसमें। बाकी इसमें ये सब चीज़ इनबिल्ट है और ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। डिप्लॉय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपके जो कुबरनेटिस के जो कहें तो वर्कलोड है, वर्कफ्लो है, उसको अच्छे से मैनेज करता है। और इसका जो फीचर है ना एंटरप्राइज ग्रेड का है। जैसे कुबरनेटिस एंटरप्राइज ग्रेड का है ना, बिल्कुल आप उसको प्रोडक्शन में चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता। ये वैसे ही कुछ है, मतलब बहुत स्टेबल है कहने का मतलब, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कुबरनेटिस का मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल क्लाउड और हाइब्रिड एनवायरनमेंट को ये आपका मेंटेन करता है। जैसे कि अगर क्लाउड की बात करें तो अमेज़ॉन का EKS, एज्योर का AKS और GCP का यानी गूगल क्लाउड का GKE ये भी करता है। साथ में और भी कस्टमाइज हैं या ऑन प्रेमिसेस हैं या और भी बहुत सारे क्लाउड हैं, जैसे कि अलीबाबा है, IBM है, ओरेकल है, तो उनको भी ये अच्छे से मेंटेन करता है। इसका फीचर्स क्या है? मल्टी क्लस्टर मैनेजमेंट जो मैंने बताया था ये है। क्लस्टर को प्रोविज़न भी करता है, जैसे कि मैं बोला ना कि इसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हमने कुबरनेटिस इंस्टॉल नहीं किया तो ये क्लस्टर को भी बनाता है, तो ये सिंप्लीफाई करता है आपके कुबरनेटिस के इम्प्लीमेंटेशन को भी। एक यूनिफाइड इंटरफेस होता है, मतलब एक ही इंटरफेस में आप सब चीज़ एक साथ देख सकते हो, एक साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस की बात करें तो इसमें RBAC होता है, मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, जिससे आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। उनके जितने भी यूज़र्स वगैरह होते हैं वो सबको अच्छे से आप मैनेज कर पाते हो। एप्लीकेशन कैटलॉग भी होता है, इसकी हेल्म चार्ट होता है हमारे कुबरनेटिस के अंदर। अब हेल्म चार्ट जो होता है मोस्टली आप ऐसे मान के चलो कि ये आपके एक रिपोजिटरी की तरह होता है, लेकिन उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन दिखाई देता है कि ये एप्लीकेशन है। तो जैसे कि हमारा डॉकर फाइल होता है या फिर डॉकर कंपोज फाइल होता है, वैसा मान के चले एक पूरा का पूरा पैकेज होता है स्क्रिप्ट में। उसको आप चलाओगे तो डायरेक्ट वो क्या करेगा ना, आपका कुबरनेटिस का या जो कंटेनर का पूरा एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर देगा एक क्लिक से, ठीक है। मॉनिटरिंग और अलर्टिंग भी इसके अंदर इनबिल्ट होता है। कहने का मतलब है ग्राफाना होता है या एल्क स्टैक है, ऐसे कई सारे स्टैक होते हैं इसके अंदर जिसको आप इनबिल्ट इसके अंदर कर सकते हो, आराम से ये चलता है। एक एक्स्ट्रा इसमें और फायदा है कि जो CI/CD होता है इंटीग्रेशन की, आप ऑटोमेशन करना चाहते हो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट आपके सॉफ्टवेयर का या जो भी एप्लीकेशन है उसको आप कर सकते हो। बैकअप और डिजास्टर रिकवरी भी इसके अंदर इनबिल्ट होता है। एज कंप्यूटिंग को भी सपोर्ट करता है ये, ठीक है। सिक्योरिटी और गवर्नेंस, कंप्लायंस, ये सब के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा इसको और देखते हैं, ये डिफरेंट कैसे है हमारे जो कुबरनेटिस के जो ट्रेडिशनल जो डैशबोर्ड्स आते हैं उससे अलग कैसे है। जैसे मल्टी क्लस्टर मैनेजमेंट जो मैंने बताया था, दूसरे जो अलग डेटाबेसेस होते हैं ना, सॉरी अलग जो डैशबोर्ड्स होते हैं उसमें होता नहीं है वो क्लस्टर प्रोविजनिंग। भाई जो दूसरे जो डैशबोर्ड होते हैं उसमें क्लस्टर प्रोविजनिंग होता ही नहीं है, ये क्लस्टर प्रोविजनिंग भी कर देता है। मतलब आपका अभी क्लस्टर बना ही नहीं है और उससे पहले ही ये क्लस्टर प्रोविज़न भी कर देता है ये, ठीक है। जो एक्सेस कंट्रोल जो मैंने बताया RBAC है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये अच्छा उसको सपोर्ट करता है। दूसरे जो है वो जो डैशबोर्ड होते हैं वो कुबरनेटिस का जो RBAC फीचर होते हैं उसी से वो टाइड होते हैं, ठीक है। मतलब कुबरनेटिस का जो नेटिव जो RBAC होता है उससे, ये इसमें इसका खुद का होता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, एक जगह पे आप मल्टीपल क्लस्टर या हाइब्रिड एनवायरनमेंट को एक जगह पे आप कर सकते हो। बिल्ट इन मॉनिटरिंग जो मैंने बताया था, एप्लीकेशन कैटलॉग, CI/CD है, बैकअप रिकवरी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। और जैसे आपके क्लाइंट्स हैं, वेंडर, जैसे आप चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि कुबरनेटिस जैसा सर्विस आप क्लाइंट को आपके देना चाहते हो, तो उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। और इसके लिए इसमें क्या है ना, सूजे का एंटरप्राइज सपोर्ट भी है।
अगर आप सपोर्ट बाय करते हो तो ये बहुत अच्छा काम का है। इसके यूज़ केसेस काफ़ी अच्छे हैं। इंटरप्राइज कुबरनेटिस मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। डेवऑप्स और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स जो होते हैं ना, उनकी टीम इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती है, क्योंकि उनको पता है कि मल्टीपल उनके पास क्लस्टर्स होते हैं, तो सबको मैनेज करना एक जगह पे काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये वो उनका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करता है। एज और हाइब्रिड क्लाउड, इसमें ये एबिलिटी है कि मैनेज कर सके उसको। तो ऐसे कई सारी इसकी खूबियाँ हैं। आगे हम देखेंगे इसको हम कैसे इसमें काम करते हैं। तो अभी हम इंस्टॉलेशन करेंगे इसका और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ये वो कमांड है। अभी एक्चुअली में अब ये करने क्या वाला है, ठीक है। हम एक डॉकर का कंटेनर चलाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुबरनेटिस डाला नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, डॉकर का एक कंटेनर चलाएंगे जो कंटेनर के अंदर रैंचर को इंस्टॉल करके इसको चला देगा, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, आप चाहे तो हेल्म चार्ट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये पहले तो प्रोविज़न कर देगा, हम फ्रंट एंड से इसको प्रोविज़न कर पाएंगे, इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ में एक चीज़ और ये करता है कि अगर आप जैसे, क्योंकि ये तो डॉकर पे है ना, ये सिंगल मान के चलकर सिंगल है ये, तो इसको आप मल्टीपल कैसे बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये, फिलहाल आप यहाँ पे एक बार बना लो, क्लस्टर प्रोविज़न कर लो, फिर इसी को आप मूव कर लेना कुबरनेटिस के अंदर और उसको हाईली अवेलेबल कर लेना। तो एक ये तरीका है। दूसरा जो सेटअप है इसका, मल्टी क्लस्टर भी सेटअप आता है इसका, वो एंटरप्राइज़ के लिए। फिलहाल मेरे लिए मैं भी बता रहा हूँ कि जो सिंपल जो तरीका है स्टार्ट करने के लिए यही है। बाकी मल्टीपल क्लस्टर्स आते हैं, तो आपको पता है डॉकर में कैसे वॉल्यूम्स वगैरह बनाते हैं, तो डेटाबेस भी बनाते, जो डेटाबेस है आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो उससे भी ये मल्टी कहने मतलब क्लस्टर्ड हो जाएगा, या आप कह लो कि हाईली अवेलेबल हो जाएगा। तो वो तरीका भी है, मल्टी क्लस्टर्ड भी आते हैं इसके, तो उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक सिंगल एक पहले मैं डॉकर का कंटेनर बना लूँ, उसमें मैं अपना ये रैंचर चला लूँ, उसके बाद मैं आपके कुबरनेटिस को यहाँ पे प्रोविज़न करूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, पासवर्ड पूछ रहा है मेरे से और मैंने पासवर्ड डाल के एंटर कर दिया। अब ये इसको रैंचर का जो इमेज है वो मिलना चाहिए। पहले रैंचर का इमेज लेगा, डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे पोर्ट भी मैप कर दिया है। पोर्ट 8080 पे और 443 पे ये आपका जो रैंचर का डेस्कटॉप है, या जो आप कह लेंगे फ्रंट एंड है, जो हमें वेब पे दिखेगा, वेब ब्राउज़र पे, वहाँ से इसको हम आगे देखेंगे। थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने काफ़ी सारे पैकेजेस वगैरह हैं, ये जो लेयर्स वगैरह है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ ने मतलब रैंचर को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या है, डेटाबेस भी होगा, फ्रंट एंड भी होगा और कई सारे एप्लीकेशंस होंगे, तो इसके बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं। तो फिलहाल अभी ये एक कंटेनर में फ़िलहाल चल रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कंटेनर क्या कहता है। डॉकर पीएस, ठीक है। तो अभी मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए ऐसा दिखा रहा है ये sudo docker ps। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पोर्ट 80 को इसने मैप किया है अंदर से, और यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ ये 443 भी मैप है। तो मतलब HTTPS चलेगा इसके अंदर, और जो इसका जो नाम है वो है जॉली पनीनी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप नाम लेते रहता है ये। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अब मेरा ये रैंचर हो गया। एक बार हम देखते हैं कि क्या फ्रंट एंड से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या ढंग से वो इंस्टॉल हुआ है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा https://192.168.1.30। तो 30 हमारा मास्टर नोड था। ये हमने मतलब अभी बना नहीं है, अभी मतलब उस पर हमने ऐसा सोच के बनाया था कि जो पहला जो नोड होगा हमारा वो ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, अभी ये कुछ बोल रहा है, वेलकम टू रैंचर फॉर अ हेल्म इंस्टॉलेशन रन। ये इफ़ लुक्स लाइक दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम विजिटिंग, ठीक है। तो पहला ये है, फाइंड योर कंटेनर आईडी विद डॉकर पीएस देन रन डॉकर लॉग्स ग्रैब बूटस्ट्रैप पासवर्ड। अच्छा, तो अभी क्या है ना, अभी हमें पासवर्ड का पता तो है नहीं, तो ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है कि आप ये चलाओ। अब क्लिक टू कॉपी भी बोल रहा है, देखिए मैं अगर क्लिक करूँगा तो कॉपी भी हो गया। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे को इनिशियल कुछ पासवर्ड दे देगा, ऐसा कुछ ये बोल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको और ये एंटर कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पासवर्ड अभी भी दिखाया नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि सूडो नहीं लगाया होगा, लेकिन अभी भी ये दिखा नहीं रहा। कोशिश करते हैं इसको और, ग्रैब बूटस्ट्रैप पासवर्ड, एग्जैक्टली यही है। अच्छा, कंटेनर आईडी मैं भूल गया, सॉरी, कंटेनर आईडी मैं भूल गया इसलिए है। तो
और डॉकर पीएस और फिर कंटेनर जो आईडी है ना ये, तो ये मैं मिस कर रहा था। कंटेनर आईडी डालूंगा तो एग्जैक्टली उसका लॉग वो बता देगा। तो कंटेनर आईडी मेरा ये है, आई थिंक ये करके मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए बूटस्ट्रैप का पासवर्ड काफ़ी लंबा है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं शो भी करा सकता हूँ इसको प्लीज़। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा विथ लोकल यूज़र, ठीक है। अब देखते हैं लॉगिन हो पाता है। ये देखिए लॉगिन हो गया और ये बोल रहा है कि पासवर्ड सेट करने के लिए सबसे पहले बोल रहा है ये। और यहाँ पे सर्वर का जो URL है, आप यहाँ पे अभी टाइम है इसको चेंज कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो आप, डोमेन नेम से भी इसको मैप करा सकते हो। आपको पब्लिकली इसको मैनेज करना है तो फिलहाल तो मैं IP से ही मैनेज करूँगा। पासवर्ड मैं कुछ अपने हिसाब से डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड को। ये हो गया मेरा पासवर्ड। अब बाय क्लिकिंग बॉक्स, ठीक है, यूला के लिए बोल रहा है ये, मैं इसको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या करता है। एरर, अच्छा पासवर्ड बोल रहा है कि मस्ट बी 12 कैरेक्टर्स, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, ये कह रहा है। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब देखिए तो ये मेरा कुछ खुल गया है यहाँ पे, जो स्क्रीन है वो। और यहाँ पे ये कुछ लोकल बता रहा है। अभी क्लस्टर वगैरह भी मुझे दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे। इसको अगर बढ़ाएं तो ये होम लोकल, ये लोकल दिखाई दे रहा है। और अभी मुझे काफ़ी कुछ ये एरर दिखाई भी दे रहा है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। बाकी ये जो है लोकल बता रहा है ना, ये लोकल पे क्लिक करता हूँ मैं तो फिलहाल तो यहाँ इसके अंदर भी कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली लग रहा है। ये क्लस्टर मैनेजमेंट है इसके अंदर, तो अभी एक्टिव बोल रहा है ये। क्लाउड क्रेडेंशियल्स ऐसा कुछ है यहाँ पे, फिर पॉड सिक्योरिटी, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। क्लस्टर अभी एक ही बता रहा है ये, क्योंकि जहाँ पे हमने लॉगिन किया ना ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मैं या तो क्लस्टर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ये दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। यूज़ एग्जिस्टिंग नोड्स एंड क्रिएट अ क्लस्टर यूजिंग RKE। एग्जिस्टिंग के लिए बोल रहा है, क्रिएट अ क्लस्टर बोल रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे दो वर्जन है, RKE1 RKE2 और K3S है। तो हम RKE2 और K3S ही यूज़ करेंगे और कस्टम पे जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे अगर आपको एज्योर का करना है या आप कहें तो AWS का करना है, तो सबसे पहले क्लाउड का क्रेडेंशियल आप यहाँ से बना लो, यहाँ पे क्रेडेंशियल बना लो, SSH कीज़ वगैरह आते हैं वो यूज़ कर लो। और उसके बाद आप डायरेक्ट आपके जो वहाँ पे जो क्लस्टर्स बनते हैं ना उसको डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो या यहाँ से बना भी सकते हो। यहाँ से ही बैठे बैठे आप बस आपको जो AWS के जो कीज़ होते हैं ना, सिक्योरिटी कीज़ वगैरह होते हैं, सीक्रेट की, और जो API एक्सेस के लिए बनता है, आप उसके थ्रू भी इसको कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं इसको क्रिएट करूँगा नया, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ पे देखता हूँ ये कैसे दिखाएगा। फ़िलहाल तो मैं क्लस्टर 1 पे ही हूँ और अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्यूब कन्फिग है, क्यूब CTL है यहाँ पे। तो क्यूब CTL भी आप यहाँ पे डायरेक्ट ही ना ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल ये भी लॉन्च नहीं हो रहा, शायद बैकएंड पे कुछ चीज़ चल रहा होगा। एक बार देखते हैं इसको stop कमांड से क्या इसके अंदर चल रहा है। तो जो CPU है ना यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है, और एक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे K3S सर्वर दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा कुबरनेटिस यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है, इसने कर दिया है, ठीक है, तभी वो क्लस्टर बना रहा है। बस ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी रिसोर्स वगैरह खा रहा है, कुछ शायद सेटिंग वगैरह कर रहा होगा। देखते हैं आगे कि और क्या करता है ये। तो फिलहाल मैं था होम पे। ये मेरा क्लस्टर जो है ना, वेलकम टू रैंचर बोल रहा है, क्लस्टर एक दिखा रहा है, मतलब ये इसको क्लस्टर मान के चल रहा है ये, ठीक है। 2 कोर्स है और 3.82 GB रैम है। पॉड्स, अच्छा पॉड्स भी शायद इसे चला दिया है, और अभी ढंग से कुछ दिखा नहीं रहा।
अच्छा, ये मेरा एंटीवायरस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा। मेरा एंटीवायरस शायद इसको ना ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, ये करके मुझे आई वांट टू कंटिन्यू करना था, इसको कंफर्म करना था, तो शायद इसीलिए मेरा ना ये प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। आई थिंक मुझे लगता है कि दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा, शायद मेरा एंटीवायरस इसको ब्लॉक कर रहा है। तो देखता हूँ मैं इसको सॉल्व करके। तो चलिए, मैंने जैसे ही इसमें ब्राउज़र बदला ना, अभी मैंने फायरफॉक्स पे इसको खोला तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। वो मेरे ब्राउज़र का या मेरे एंटीवायरस का इशू था। तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो स्टेट है क्लस्टर का वो ओके दिखा रहा है। एक्चुअल में इसने क्लस्टर बना भी दिया है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जैसे मैं लोकल पे जाता हूँ तो अभी इसका बता रहा है कि क्या है, कैसा है, मतलब कितना सीपीयू कितना रैम वगैरह है। और 5 इसने पॉड बना भी दिए। ये कंटेनर नहीं है, ये पॉड है। इसको हम समझेंगे कि पॉड क्या होता है और थोड़ा समझेंगे इसके अंदर की और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैंने क्लस्टर पर क्लिक किया, ये देखिए टोटल रिसोर्सेज बता रहा है, ये नोड बता रहा है, अभी एक ही नोड है मेरे पास। डिप्लॉयमेंट्स बता रहा है, ठीक है, ये 5 डिप्लॉयमेंट हो चुका है। 5 डिप्लॉयमेंट कौन कौन से हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अगर पॉड पे क्लिक करूँ तो ये बता सकता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है। यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पे है। मैं ऑल नेम स्पेस करता हूँ तो जितने भी हैं उतने पॉड यहाँ पे दिखा देगा। और देखिए सब यहाँ पे चल रहा है, जितने भी है ना ये सब रनिंग में है, ये वाले, ठीक है। कुछ हेल्म के हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये, कि स्टोरेज के हैं, पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे समझ आ रहा है। ये क्लस्टर मैनेजमेंट के अंदर आप क्लस्टर, जैसे अभी एक क्लस्टर बनाया आपने, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट एग्जिस्टिंग में जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहले भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है ना स्पेसिफिक है। यहाँ पे जेनरिक करेंगे तो आप जो ऑन प्रेमिसेस वगैरह है या ऐसे कुबरनेटिस के हैं जो मतलब क्लस्टर हैं जो मतलब इनसे अलग है, ठीक है। और भी हैं कई सारे ड्राइवर्स हैं इसके, आपके अली बाबा के हैं और डिजिटल ओशन के हैं, वो भी कर सकते हो। तो मैं जेनरिक पे क्लिक करके ना यहाँ पे क्या करूँगा, क्लस्टर का नाम डाल दूंगा और इसका जो सीक्रेट वगैरह है वो डाल के मैं डायरेक्ट उसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये हम करेंगे। और क्लाउड के क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ पे, आप AWS के क्लाउड के जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट कर लो आप यहाँ पे। ये देखिए अमेजोन का है, एज्योर का है, डिजिटल ओशन का है, गूगल का है, हार्वेस्टर है, एक लाइनोड का भी है, S3 कंपैटिबल भी है और VMware vSphere का भी है, ठीक है। तो इस पे का क्लस्टर है आपका कुबरनेटिस का। इसके क्रेडेंशियल्स आप बना लो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके हिसाब से क्रेडेंशियल बताएगा ये, कि वी सेंटर का ये देखिए ये ESXi का डोमेन है, ये पोर्ट कौन सा है, क्रेडेंशियल का नाम क्या होगा, वो आप करके यहाँ पे ESXi का कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको अगर अमेज़ॉन का दिखाऊं, अमेज़ॉन का क्या होता है, क्रेडेंशियल का नाम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दोगे, ये उसका क्या है, सीक्रेट की, जो की होता है वो, और सीक्रेट की आप वो दोनों डाल सकते हो। कौन से रीज़न पे है ये भी आप यहाँ पे, जो सपोर्टेड जितने भी रीज़न होते हैं ना, अपने आप दिखा देता है ये। तो इतना ये सिंपल है यहाँ से करना। अभी हमने एक नोड का हमने क्लस्टर बना दिया। अब हमने क्या करना है, हम क्लस्टर पे जाते हैं, एक बार देखते हैं कि लोकल के अंदर मैं गया और यहाँ पे मशीन पूल्स में ये कुछ मशीन पूल्स दिखा रहा है, लोकल नोड, प्रोविजनिंग लॉग, यहाँ पे कंडीशंस, रिसेंट इवेंट्स, ऐसा कुछ दिखा रहा है। मुझे ये देखना है कि नोड कहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे होम पे जाता हूँ। होम के अंदर इंपोर्ट एग्जिस्टिंग क्रिएट मैनेज है, एक मैनेज में कुछ है यहाँ पे, क्लाउड, यहाँ तक तो मैं आ ही गया था। वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट है, यूज़र ऑथेंटिकेशन है, एक्सटेंशन है। ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाके देखते हैं, ये देखिए ग्लोबल सेटिंग्स भी है इसके अंदर, मतलब पूरे क्लस्टर का सेटिंग, मतलब मल्टीपल, अगर आपके पास क्लस्टर्स हैं तो उसकी भी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं होम पे गया, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है ना, इसमें और भी नोड्स डालने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक क्लस्टर के अंदर एक नोड का दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, मैं नोड पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल मेरे पास अभी एक नोड है। उसका जो आई थिंक उसका IP भी दिखाना चाहिए यहाँ पे। अभी फ़िलहाल जैसे ये दिखा रहा है ना, इसके अंदर कितने कौन कौन से रोल हैं, कंट्रोल प्लेन और ETCD। अब इसको हमें क्या है ना, मैनुअली से इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, अपने आप इसने इंस्टॉल कर लिया ना। लोकल नोड पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या दिखाता है। तो ये देखिए इसका इंटरनल IP तो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल IP का मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या है।
वो देखते हैं वो कहाँ पे है। 6 of 110 दिखा रहा है। क्लस्टर प्रोजेक्ट मेंबर्स, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वाला कुछ बोल रहा है ये। एक बार वापस जाता हूँ मैं। और यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये सिस्टम को चलाने के लिए जो चाहिए होते हैं ना इनको, कंटेनर जो चाहिए होते हैं या पॉड्स जो चाहिए होते हैं, वो बताता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, इसका इंटरनल एक्सटर्नल आईपी बता रहा है। अच्छा, ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो आईपी है ना, ये एक्चुअल में ठीक है, ये इसका अंदर का जो नेटवर्क है ये उसका है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल लिखा हुआ है ना, और ये लोकल नोड लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम स्पेस। तो काफ़ी सारी चीज़ के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, होम लोकल क्लस्टर मैनेजमेंट पे, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, क्लाउड क्रेडेंशियल ड्राइवर, एडवांस मशीन डिप्लॉयमेंट्स है, ये रिपोजिटरी है, 3 रिपोजिटरीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, पार्टनर्स रैंचर के और आरकी 2 के, इनके सबके जैसे रिपोजिटरी होता है ना वैसे ही है, बट ये चार्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं गया अपने क्लस्टर पे, यहाँ पे आप ऐप्स पे क्लिक करोगे और ये देखिए ये पूरे ऐप्स आपको दिखाई दे देंगे। वो जो 3 रिपोजिटरी है ना उसके पूरे ऐप्स है, इसको बस आपको क्लिक करना है और चलना स्टार्ट हो जाएगा। कितने सारे इसके अंदर ऐप्स हैं आप देख लें। जैसे आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि इसके अंदर एक इंग्रेस प्रॉक्सी डालो, एंजिनिक्स डालो या ट्रैफिक डालो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इसको क्लिक करो आप, इसके बारे में बताएगा। ये एक्चुअल में हेल्म चार्ट होता है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, बस इसको आपको ना इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए। अब जैसे मोस्टली जो भी अगर आपको जो CLI से ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं क्लस्टर पे जाऊँगा, नोट्स पे गया, और यहाँ पे अगर मैं देखो ये मैं चाहता हूँ कि जो क्यूब सीटेल है वो भी यहाँ पे चले, तो आप यहाँ से ना क्लिक करके क्यूब सीटेल भी आप यहाँ पे चला सकते हो। अभी कनेक्टिंग कनेक्टिंग बोल रहा है, देखिए कनेक्ट हो गया ये। अब देखिए क्या एक एग्जांपल भी दे रहा है, क्यूब सीटीएल चलाओ बोल रहा है, क्यूब सीटीएल गेट ऑल कर दो बोल, जो भी चीज़ें इसके अंदर सब बताओ बोल रहा है। तो ये है क्लस्टर आईपी बता रहा है, ये क्लस्टर इसका आईपी है। ठीक है, ये सर्विस है कुछ, तो सर्विस के बारे में बता रहा है ये। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम भी और भी ट्राई करेंगे इसके अंदर। स्टोरेज भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोरेज वगैरह करने का। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम नोट्स कैसे डालें। तो यहाँ पे मैं गया हूँ और यहाँ पे मुझे ना और भी जो मेरे नोट्स हैं वो मुझे डालने होंगे। तो उसका ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एडमिन है, ये अकाउंट एंड API की इसको समझ आ रहा है मुझे, कुछ टोकन्स वगैरह बनाया गया है यहाँ पे। एक वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट है हार्वेस्टर क्लस्टर्स करके। फिलहाल इसको मैं क्लोज़ करना है तो इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। मैनेज, तो ये क्लस्टर है मेरा, और प्रोविजनिंग लॉग, ये काफ़ी लॉग वगैरह बता रहा है इसके अंदर। कंडीशंस, रिसेंट इवेंट्स जो आपके हैं, रिलेटेड रिसोर्सेज, ये देखिए अभी वेट चेक इन बोल रहा है, अभी भी कुछ काम अभी बाकी है, चल ही रहा है अभी भी। तो एक बार जैसे हो जाता है ना मैनेजमेंट क्लस्टर का काम, तो अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे हमारे नोट्स को। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नोड हमें ऐड करना है ना वो थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है। ये जो वर्जन है इसका रैंचर का 2.9 थोड़ा सा इसमें अलग है। अभी क्लस्टर 1 है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, क्रिएट करना होगा या इंपोर्ट एग्जिस्टिंग ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, क्लस्टर्स के अंदर जाके कस्टम करना है मुझे। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। क्लस्टर के अंदर इंपोर्ट एग्जिस्टिंग, तो ये क्या करता है ना, इंपोर्ट एनी
कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टर को अगर इंपोर्ट करना है तो ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो क्या है यहाँ पे, यूज़ एग्जिस्टिंग नोड्स एंड क्रिएट अ क्लस्टर यूजिंग RKA to K3। तो हमें कस्टम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर का नाम है या जो नया बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो, और साथ में उसके जो मेंबर के रोल्स वगैरह हैं ये आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्किंग आपको डालना पड़ेगा और जोन जोन से हमारे नोट्स हैं उसको, मतलब एक आपको स्क्रिप्ट देगा। स्क्रिप्ट के अंदर यही होगा कि जब वो स्क्रिप्ट आप चलाएंगे जो नोट्स पे तो वो अपने आप उसको इससे कनेक्ट करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कैसे ये चल रहा है, किस तरीके से चलता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ग्लोबल ऐप्स के अंदर आप यहाँ पे क्लस्टर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स है और यूज़र्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, पूरे रोल के टेम्पलेट्स हैं, ऑथ प्रोवाइडर है। तो काफ़ी सारा चीज़ है इसके अंदर जो अभी हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले एक नोड वगैरह जो है उसको ऐड करेंगे इसके अंदर और हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको फिर से एक्सप्लोर करना। अभी फ़िलहाल ये लोकल पे चल रहा है तो हम एक क्या करेंगे ना, एक अलग से क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टर के थ्रू तब हम समझेंगे ये कैसे और अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारी ऑलमोस्ट लंबी हो गई है, तो मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।